नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर हम बात करेंगे कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा यूनिट 1 जो है वो आपकी अपलोड कर दी गई है और प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, जहां पर आप उस यूनिट को देख सकेंगे। अगर आप प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ पाते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, है ना। वहाँ से आप जा कर के ढूंढ सकेंगे। और आपका जो कह सकते हैं टेलीग्राम का नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपका जो लिंक है, जो आपका लिंक है उसको शेयर कर दिया जाएगा। प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के आप उस यूनिट 1 को देख सकते हैं। और आज हम इसमें बात करेंगे यूनिट 2 पर, है ना। यूनिट 2 में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम बताएंगे और पूरा यूनिट तो हम देख लेंगे, यूनिट 2.1 से लेकर के और यूनिट 2.5 तक, है ना। इतना हम लोग सब पूरा कवर कर लेंगे अच्छे से। और सभी से निवेदन है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अपने इस परिवार को बस 50 के पहुंचा दीजिए, है ना। और आपको पता है कि 44 के का परिवार अपना हो चुका है, तो 50 के पहुंचा दीजिए। बस आप सभी से यही निवेदन है। सभी मित्र जो भी आपके साथ फर्स्ट ईयर के हों, सेकेंड ईयर के हों, सभी को अपने इस एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार से जोड़ लीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि जैसे ही अपने 50,000 हो जाएंगे, एक अच्छी सी पार्टी होगी, वो भी किन बच्चों के साथ में, अपने दिव्यांग बच्चों के साथ में। तो अगर आप चाहते हैं कि उनको पार्टी बहुत जल्दी मिल सके, देखिए 50 के तो होंगे ही होंगे, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएं, उनको जितनी जल्दी पार्टी मिल सके, तो आपका भी पूरा उत्तरदायित्व बनेगा कि आप अपने सभी मित्रों को इस एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार से जोड़िए। बस दोस्तों, यही आशा है और आप सभी से ये निवेदन है। यूनिट 2 पर हम बात करते हैं। यूनिट 2 क्या कहता है, इस पर बात करते हैं। कह रहा है कि जो हमारे श्रवण बाधित बच्चे हैं, जो हमारे श्रवण हानि वाले बच्चे हैं, श्रवण बाधित बच्चे हैं, इनके लिए विज्ञान और गणित इनका शैक्षिक निहितार्थ कैसे होगा। विज्ञान और गणित जो है उनको हम कैसे सिखाएंगे, कैसे हम इनका शैक्षिक निहितार्थ करेंगे श्रवण हानि वाले बच्चों का, श्रवण दोष वाले हेयरिंग इम्पेयरमेंट अपने बच्चों का। तो कहेंगे ये दोनों विषय इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, सीखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये दोनों विषय अगर बच्चे सीखते हैं तो जो इनका सीखने की क्षमता है वो भी प्रभावित होगी, और जो जटिलताएं हैं, अवधारणाएं हैं, सिद्धांतों की समझ और आवश्यकता है, इसको भी हम बेहतर बना सकेंगे। गणित के लिए जो भी श्रवण निषेधता है, इनको भी हम कह सकते हैं कि बच्चे को हम लोग बेहतर बना सकेंगे। इन सभी चीज़ों में सिखाएंगे कैसे, तो सबसे पहले कहेंगे हम सिखाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, तो कहेंगे विजुअल, है ना। विजुअल एड्स का इसका प्रयोग करेंगे, विजुअल एड्स का प्रयोग करेंगे। जो भी हमारी दृश्य सहायक सामग्रियां हैं उनका हम लोग प्रयोग करेंगे, जैसे हुआ चार्ट, जैसे हुआ वीडियो, है ना, जैसे हुआ आपका डायग्राम, है ना। इन सभी चीज़ों का हम लोग प्रयोग करेंगे। जो हमारे श्रवण बाधित बच्चे हैं, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो उनको हम लोग जब विजुअल चीज़ें दिखाएंगे, जब ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जिनसे बच्चा अपनी बाधिता को कम कर सके, गणितीय अवधारणाओं को समझने में उसे मदद मिल सके, शिक्षक जो भी आसान भाषा में सहायक सामग्रियों के द्वारा बच्चों को बेहतर रूप से पढ़ा सके, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग बच्चे को विजुअल एड्स के द्वारा, दृश्य सहायक सामग्रियों के द्वारा चीज़ों को सिखाएंगे। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं कि बच्चे को हम लिखित सामग्री, है ना, बच्चे को हम लोग लिखित सामग्री के द्वारा, क्योंकि बच्चे वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखित सामग्री प्रदान करके हम बच्चे को सिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे ऐसी पाठ्य पुस्तकें जहाँ पर चित्र भी बने हों और वहाँ पर चीज़ें लिखी भी हों, है ना, नोट्स वगैरह,
है ना, इनका बच्चों को अनुसरण करने के लिए कहेंगे। जो भी बेहतर सामग्री होगी उसकी समझ बच्चों में विकसित करेंगे, और लिखित सामग्री बच्चे को प्रदान करेंगे जिससे कि संक्षिप्त रूप से बच्चा सीख सके। ऐसे ही सहायक तकनीकों का प्रयोग क्या होगा, सहायक तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। हम सहायक तकनीकों में कह सकेंगे जो भी एप्लीकेशन हैं, जो भी हमारे मोबाइल फ़ोन में जो एप्लीकेशंस होती हैं उनका प्रयोग हम कर सकते हैं, है ना। लैंग्वेज इंटरप्रेटर का, जो भी हमारे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होते हैं, है ना, इनका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि सांकेतिक भाषा जो होती है उनको जो सिखाने के लिए इंटरप्रेटर होते हैं, जो उसको सिखाते हैं, उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, उनका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जो भी हमारे श्रवण बाधित बच्चे हैं इनको पाठ पढ़ाने के लिए, गतिविधियों को सिखाने के लिए हम इनमें मदद कर सकते हैं। और शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपयुक्त सहायक तकनीकियाँ कैसी हैं और कैसे हम बच्चे को बेहतर सिखा सकते हैं, इसका रखरखाव भी किया जाएगा। साथ ही साथ बच्चे को हम संचार के लिए, बच्चे को हम कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। बच्चे को हम संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यानी कि शिक्षकों को श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में उनके साथ जो भी संवाद है इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। शिक्षकों को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, अपने विचार को साझा करने के लिए, कक्षा में चर्चाओं के लिए हम क्या देंगे, भाग लेने के लिए हम उनको क्या देंगे, नए नए अवसर देंगे, अवसर प्रदान करेंगे। तो संचार को प्रोत्साहित करेंगे हम बच्चों में, है ना। इसके बाद में हम जो भी शिक्षण रणनीतियाँ हैं, है ना, शिक्षण रणनीतियाँ, जो भी शिक्षण रणनीतियाँ हैं, नई नई शिक्षण रणनीतियाँ शिक्षक को कराने की, बच्चों को पढ़ाने की, तो उनका हम लोग प्रयोग करेंगे। श्रवण बाधित बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण रणनीतियों को अपनाया जाएगा, उनका प्रयोग किया जाएगा, और जिससे बच्चा शिक्षक जो भी है वो बच्चे को अच्छे से सरल भाषा में छात्रों को प्रश्न पूछने में, उनकी सहायता करने में अवसर जो है वो प्रदान कर सके। तो शिक्षण रणनीतियाँ वो अपनाई जाएंगी। ऐसे ही क्या है, आवास प्रदान किया जाएगा, है ना, बच्चे को नया नया सीखने का आवास प्रदान किया जाएगा। इसमें असाइनमेंट हुआ, अभिन्यास हुए, है ना, इन बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा, असेसमेंट दिया जाएगा, है ना, जो भी अतिरिक्त समय है उसका उपयोग किया जाएगा। यानी कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि विशेष जो भी हमारे बच्चे हैं इनके साथ में कैसे हम काम करें और कैसे इनकी उपयुक्तताओं को हम बेहतर बना सकें। हम कह सकेंगे कि सभी को विज्ञान और गणित के बहुआयामी दृष्टिकोण को समझाने के लिए हम दृश्य सहायक सामग्री, लिखित सहायक तकनीकी, संचार, अनुकूलन शिक्षण रणनीतियाँ, इन सभी का जो है उनको हम बच्चे को सिखाएंगे और बच्चों के साधनों के लिए सहायता को प्रदान करेंगे। शिक्षण जो भी गतिविधियां हैं उनको हम लोग लागू करेंगे और इसके लिए पूरी क्षमता का प्रयोग करेंगे जिससे कि बच्चा बेहतर सीख सके और बच्चा आगे बढ़ सके। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके यूनिट 2.2 की। यूनिट 2.2 की यहाँ पर बात होगी आपके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो भी आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है इसमें आने वाली समस्याओं और सीमाओं को दूर करने के लिए योजना बनाना। यानी कि बच्चा जब पढ़ रहा होता है तो जो चीज़ें उसके समस्याएं आ रही हैं प्रक्रिया में, पढ़ते समय जो भी अधिगम कर रहा है, लर्निंग कर रहा है, उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उनकी सीमाओं को दूर करना और उनके लिए योजना बनाना। तो ये चीज़ें आपको यूनिट 2.2 में देखने को मिलेंगी। कैसे योजना बनाई जाएगी और कैसे जो उनकी समस्याएं हैं, उनकी सीमाएं हैं, इनको कम किया जाएगा, दूर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है इसमें अगर हम सीमाओं और को दूर करेंगे तो हम भैया क्या करेंगे, बच्चों के लिए हम लोग ऐसी रणनीति बनाएंगे, ऐसी रणनीतियाँ बनाएंगे जो काफ़ी कुशल शिक्षण के लिए प्रभावी हों। यानी कि इनको हम योजना बना करके चीज़ों को लागू करेंगे और जो भी शिक्षक होगा एक कुशल प्रशिक्षण के लिए जो भी सीखने की प्रक्रिया है उसको लागू किया जा सके।
बच्चों की जो शिक्षक की जो सीमाएं हैं उनको दूर किया जा सके, और जो भी कह सकते हैं कि बच्चे हैं, इनके लिए शिक्षक ऐसे दृष्टिकोण को अपनाएं, ऐसी रणनीतियों को अपनाएं, ऐसी व्यवस्था को लागू करें जिससे कि उनकी समस्या को और सीमाओं को सीमाएं जो उनकी बढ़ाई जा सकें और उनकी समस्या है जो दूर की जा सके। ऐसे ही सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी शिक्षक होगा, विशेष शिक्षक होगा, सीमाओं और समस्याओं की सबसे पहले क्या किया जाएगा, पहचान किया जाएगा कि व्यक्ति या बच्चा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कहाँ पर कमी महसूस कर रहा है, बच्चे में समस्या क्या है, बच्चा किस स्तर का है, बच्चे में भाषा की बाधाएं कितनी हैं, बच्चा संसाधनों में कमी कितनी कर देख रहा है, और व्यक्तिगत जो सीखने के अंतर हैं, एक बच्चे से दूसरे बीच के जो अंतर हैं वो कितने हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, समस्याओं को पहचानेंगे और सीमाओं को पहचानेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक योजना बनाएंगे, है ना, योजना को विकसित करेंगे। योजना को विकसित करने के लिए जो भी समस्याओं या सीमाओं की पहचान है, उसके बाद में जो शिक्षक थे उनके लिए हम योजना विकसित करेंगे, रणनीतियाँ और गतिविधियों को शामिल करेंगे, और जो भी कार्यान्वयन है, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं बच्चे में अगर प्रेरणा की कमी है, आकर्षण गतिविधियों की कमी है, बच्चे में पुरस्कार और प्रोत्साहन की कमी है, तो इन सभी चीज़ों को बच्चे को प्रेरणा दे करके, समस्याओं को पहचान करके, आकर्षक गतिविधियों के द्वारा चीज़ों को शामिल करेंगे, कार्यों को पूरा कराएंगे, और इसके लिए बच्चे को पुरस्कार और प्रोत्साहन भी देंगे। इस पर भी विचार करेंगे। इसके बाद में क्या होगा, जो भी योजना बनाई जाएगी, विकसित की जाएगी, उस योजना को क्या किया जाएगा, अब लागू किया जाएगा। लागू करने में जो भी शिक्षक हैं उनकी योजना, जो संशोधित योजनाएं हैं, नई गतिविधियां हैं, इनको शामिल किया जाएगा, और जो भी अतिरिक्त संसाधन चीज़ें हैं, शिक्षकों की जो योजनाएं प्रभावशाली चीज़ें हैं, उनकी निगरानी की जाएगी और इनका आवश्यकता अनुसार इनका समायोजन किया जाएगा। अब क्या होगा, जब समायोजन किया जाएगा, चीज़ों को लागू किया जाएगा, तो इनके लिए हम जब चीज़ों को लागू करेंगे तो इनको सहायता की भी तो आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, अब बच्चों में हम सहायता देंगे, यानी कि जो भी शिक्षण प्रक्रिया कराई जा रही थी, सीखने की प्रक्रिया कराई जा रही है, उसमें हम बच्चे को अतिरिक्त सहायता भी देंगे। बच्चे को ट्यूशन, स्कूल के बाद कार्यक्रम, है ना, आवास, अतिरिक्त संसाधन, है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जो भी शिक्षण सहायक सामग्रियाँ कह सकते हो, तो इन सभी को हम शामिल करेंगे और बच्चे को कौशल लागू करने के बाद में सहायता करेंगे। उसके बाद में क्योंकि सहायता कर रहे हैं तो यानी कि कौशल का कराया जा रहा है, तो बच्चे की प्रगति का लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, बच्चे की प्रगति का भी मूल्यांकन करेंगे, है ना। बच्चे ने कितना सीखा, किस स्तर तक सीखा, हमने जो शिक्षण रणनीतियाँ अपनाई थी वो कितनी प्रभावशाली बनी, और बच्चे का समायोजन कितना बेहतर हो सका, कितनी अधिक चीज़ों को हमने समायोजित कर लिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि बच्चे की सीमाओं और समस्याओं को दूर करने के लिए हम ऐसी योजना बनाएंगे, मुद्दों का पहचान करेंगे, योजना विकसित करेंगे, रणनीतियों को लागू करेंगे और प्रगति का मूल्यांकन करेंगे, जिससे कि एक कुशल शिक्षण वातावरण बन सके और छात्रों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो आपका यूनिट 2.2 जो था उसके अंतर्गत आपको ये देखने को मिला। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे आपके 2.3 में। तो 2.3 में हम लोग बात करेंगे अनुकूलन की, यानी कि अनुकूलन क्या है, एडेप्टेशन क्या है, या आवास क्या है ना, या हम लोग बात करेंगे संशोधन की, या हम लोग किसकी बात करेंगे, संशोधन की। यानी कि अनुकूलन क्या है, आवास क्या है और संशोधन क्या है, इसकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद में सहायक उपकरणों की बात करेंगे 2.4 में, और 2.5 में हम लोग गणित और जो विज्ञान है इसके शिक्षण की भूमिकाओं की बात करेंगे, और हमारा ये जो यूनिट है, यूनिट 2 जो है वो समाप्त हो जाएगा। आपने फर्स्ट ईयर में चीज़ों को याद किया था, लेकिन सेकेंड ईयर में चीज़ों को आपको क्या करना है, समझना है। गणित और विज्ञान का अनुकूलन, आवास और संशोधन की बात की जाएगी आपके 2.3 में। गणित और विज्ञान के अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन, एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन, संशोधन, इसकी बात होगी आपके 2.3 में।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अनुकूलन की बात करेंगे। हम कहेंगे कि जो भी हमारे गणित और विज्ञान में सीखने वाले विविध आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इनके समर्थन के लिए हम लोग चीज़ों को अनुकूलित करेंगे, उनको आवास देंगे और उन चीज़ों का संशोधन करेंगे, है ना। छात्रों के लिए जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, उनकी अकादमिक सफलताएं जो है उनको प्राप्त कराने के लिए जो भी पाठ्यक्रम सुनिश्चित किया जाएगा, उनके लिए हम उपकरणों की भी मदद करेंगे और बच्चों को एक बेहतर आवास उपलब्ध कराएंगे। हम अगर अनुकूलन की बात करेंगे तो छात्रों की आवश्यकताओं को देखते हुए छात्र सीख क्या रहे हैं, सीखने का माहौल, पाठ्यक्रम की चीज़ों को परिवर्तित करना और जो भी अनुकूलन है उनमें विज्ञान और गणित में कैसे हमें बच्चे को अनुकूलित करके एडेप्टेशन के साथ में चीज़ों को पेश करना है, कैसे सरल ढंग से चीज़ों को हमें बताना है बच्चे को, जैसे जिससे बच्चा क्या हो कि दृश्य सहायता दे करके या जो भी मूर्त अवधारणाएं हैं उनको समझा सकें और इससे बच्चा तकनीकी और कह सकेंगे जो भी जोड़ तोड़ है या गणित और विज्ञान की अवधारणाएं हैं इनको समझ सकें और ज़्यादा दिनों तक स्थायी रख सकें। अनुकूलन का मतलब ये है कि सरल भाषा में अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाना। आवास की अगर बात करें तो दिव्यांग बच्चों को पाठ्यक्रम तक पहुंचने के लिए उससे भाग में जो भी आवास है उसको सीखने का माहौल बनाएंगे और पाठ्यक्रम को जो है वो परिवर्तित करेंगे। इसमें जो भी कठोर सामग्री है उसमें बदलाव लाएंगे। हालांकि जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं ये चीज़ों को अच्छे से सीखते हैं, तो उनको सिखाने के लिए हम सामग्री या कठोरता जो है उसमें बदलाव लाएंगे, क्योंकि वो सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसके जो उदाहरण हैं दृश्य सहायता सामग्री या असेसमेंट है ना, या अभिन्यास, तो इन सभी चीज़ों का आकलन करके हम बच्चे को उनके आवास चीज़ों को सिखा सकते हैं। उसके बाद में चीज़ों को संशोधित करना है, यानी कि व्यक्तिगत ज़रूरतें क्या है बच्चे की, व्यक्तिगत ज़रूरतें क्या हैं, इंडिविजुअल चीज़ें क्या हैं, व्यक्तिगत ज़रूरतें क्या हैं, इनके पाठ्यक्रम को समायोजित करना और इनकी कठोरता को देखते हुए इनका पाठ्यक्रम बनाना कि इनमें क्या क्या कमियां हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए, छात्रों के लिए आरक्षित चीज़ों का प्रयोग करना, गणित और विज्ञान का संशोधन करना, अवधारणाएं सरल करना और वैकल्पिक आकलन का उपयोग करना। कह सकेंगे हम जो भी बच्चों के प्रत्येक बच्चे के लिए उसका अनुकूलन, उसका आवास और संशोधन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए विशेष शिक्षक की एक प्रकार की टीम मिलकर के कार्य कर सकती है और बच्चों को गणित और विज्ञान के जो उचित समर्थन है, उचित स्तर है, वहाँ तक पहुँचा सकती है। इन उपकरणों का प्रयोग शिक्षक या सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि पाठ्यक्रम पहुँच कितनी है, विज्ञान और गणित की जो क्षमता है या अवसर हैं वो कैसे दिए जाएंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे आपके 2.4 की। 2.4 में है जो भी विज्ञान और गणित, विज्ञान और गणित के शिक्षण में सहायक उपकरण, है ना, सहायक उपकरण। जब हम गणित पढ़ाएंगे बच्चे को और विज्ञान पढ़ाएंगे, कौन कौन से ऐसे सहायक उपकरण हैं जिनका हम लोग प्रयोग करेंगे तो इसके बारे में हमें जानना है। तो जब भी हम कहते हैं कि बच्चे को अगर हमें मूर्त सिखाना है, मूर्त रूप से अगर बच्चे को सिखाना है, बच्चे को अवधारणाएं देनी है, तो क्या करेंगे, हम बच्चे को दृश्य से श्रव्य सहायक सामग्रियाँ देंगे, सहायक उपकरण उपयोग करेंगे, है ना। या हम कह सकते हैं बच्चे के लिए जो भी उसकी अवधारणाएं हैं उनको समझने के लिए जो भी शिक्षण और गणित का उपयोग है, उनकी अवधारणाओं को बढ़ाने के लिए उस विज्ञान और गणित शिक्षण का हम लोग प्रयोग करेंगे, है ना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे उपकरण हैं, जो भी हमारे विज्ञान के उपकरण हैं, है ना, माइक्रोफोन हुआ, टेलीस्कोप हुआ, है ना, थर्मामीटर हुआ, है ना, तो टेस्ट ट्यूब हुआ, इसको हम लोग शामिल करेंगे। जो भी उपकरणों का प्रयोग करेंगे इसका हम लोग अवलोकन करेंगे, डेटा भी एकत्रित करेंगे और जो भी आपके पर कोशिकाएं हुई, भूविज्ञान हुए, है ना, इन अमूर्त अवधारणाओं को भी हम लोग बच्चे को सिखाएंगे। बच्चे के लिए इन सभी चीज़ों अवधारणाओं को सिखाने के लिए हम लोग मॉडल पेपर का, है ना, या चार्ट का, आरेख का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं और बच्चे को बढ़िया सिखा सकते हैं। ऐसे ही गणित
के सहायक उपकरण, जो गणित के हमारे सहायक उपकरण हैं, इनका हम लोग प्रयोग करेंगे। इसमें कैलकुलेटर हुआ, है ना, या कंपास हुआ, ग्राफिक टूल्स हुए, है ना, इनका हम लोग प्रयोग करेंगे। और गणित की अवधारणाओं को, ज्यामिति, सांख्यिकी, अमूर्त अवधारणाओं को हम लोग समझाएंगे बच्चे को, जिससे कि बच्चे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ों को लागू कर सके, अवधारणाओं को लागू कर सके, और वास्तविक दुनिया में जो भी उदाहरण हैं, परिदृश्य हैं, उनके साथ में, उनके जो वास्तविक दुनिया है उनके साथ में जो उदाहरण है उनको हम लोग अच्छा बनाएं। बच्चों के लिए सहायक तकनीक का प्रयोग करेंगे। सहायक तकनीक में चाहे हमारे विज्ञान सीखने के लिए बच्चे हों और चाहे हमारे गणित सिखाने के लिए बच्चे हों, इनके लिए हम लोग सहायक तकनीकी का प्रयोग करेंगे। इसके लिए स्क्रीन रीडर, टेक्स्ट टू स्पीच, है ना, सॉफ्टवेयर, ध्वनि पहचानना, है ना, विशेष प्रकार का कैलकुलेटर, इसको हम लोग शामिल करेंगे और पाठ्यक्रम में चीज़ों को बेहतर बनाएंगे। समान आधार से सीखने की प्रक्रिया में भाग लेंगे और मदद करेंगे। इसके लिए भैया हम लोग वाइट बोर्ड जो होगा, जहाँ पर हम लोग बच्चे को पढ़ा रहे होंगे, वाइट बोर्ड जो होगा वो भी इंटरैक्टिव बनाएंगे, यानी कि बच्चों को छवियों को दिखा करके, वीडियो को दिखा करके, है ना, हेर फेर के माध्यम से, शिक्षकों के नोट्स के माध्यम से गणित की अवधारणाओं को हम मजबूत बना सकते हैं, है ना। कह सकते हैं कि जो भी हमारे विज्ञान और गणित के सीखने के जो उपकरण हैं उसमें दृश्य सहायक तकनीकियाँ, छात्रों के लिए मूर्त अवधारणाएँ और बेहतर ढंग से सीखने के लिए बच्चे को तत्पर बनाएंगे, जिससे कि बच्चा बेहतर सीख सके और उपयुक्त सहायता उपलब्ध कर सके। ऐसे ही आपका 2.5 में आता है, और 2.5 क्या कहता है? कहता है कि जो आपका गणित है और विज्ञान है ना, उसमें एक शिक्षक की भूमिका क्या होगी, है ना, उसका उत्तरदायित्व क्या होगा और गुण क्या है ना। रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की भूमिका क्या होगी आपके गणित और विज्ञान को सिखाने में, उत्तरदायित्व और गुण की बात कर रहा है। तो कहेंगे एक अच्छा विज्ञान और गणित शिक्षक छात्रों को शैक्षिक अनुभव और आकार प्रदान करता है। जब एक शिक्षक अच्छा होगा तभी बच्चा तभी कोई भी चीज़ हो, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, या और भी कोई जो भी हमारे विषय हैं वो हो, तो क्या होगा इसमें, उनसे ही बेहतर आकार महत्वपूर्ण रूप से निभाया जा सकता है और भूमिका अदा हो सकती है। इसके अंतर्गत जो भी भूमिका है उसमें विज्ञान और गणित के जो शिक्षण हैं, छात्रों के लिए विषय मजबूती और जो भी समझ है इसको विकसित करेंगे। गणित की जो कौशल अवधारणाएं हैं छात्रों की मदद करेंगे और शामिल करेंगे। इसके लिए वैज्ञानिक गणितीय कौशल विकसित किया जाएगा, छात्रों की मदद की जाएगी। बच्चों की सोच, समस्या समाधान और विश्लेषण, ये सारी चीज़ें जो हैं वो गणित और विज्ञान पढ़ाने में एक शिक्षक की होगी। विषय वस्तु सामग्री पढ़ाने के अलावा अच्छे विज्ञान गणित के शिक्षण की भी ज़रूरत होगी, और अगर हम कह सकते हैं कि बच्चे की जिज्ञासा को विकसित किया जाएगा और बच्चे को बेहतर बनाया जाएगा। शिक्षक का उत्तरदायित्व क्या होगा? शिक्षक के उत्तरदायित्व में विज्ञान और गणित शिक्षण के उत्तरदायित्व में प्रभावी पाठ्य योजनाएं बनाना, बच्चों को प्रतिपुष्टि का प्रदान करना, विद्यार्थी को प्रगति का आकलन करना, है ना, माता पिता और हितधारकों को साथ में जोड़ना और एक सुरक्षित वातावरण और समावेशी वातावरण बनाना जिसमें छात्रों का जुड़ाव और भागीदारी है उसको प्रोत्साहन मिल सके। ऐसे ही गुण का भी प्रयोग किया जाएगा। एक अच्छे विज्ञान और गणित के जो गुण हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि विशेष वस्तु विशेषज्ञता, यानी कि एक जटिल अवधारणाएं आकर्षक तरीके से, जो जटिल अवधारणाएं सिखाने के लिए विशेष वस्तुएं हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, उनका उपयोग किया जाएगा। बच्चों को पाठ्य योजनाएं पढ़ाने के लिए, विविध चीज़ों को सिखाने के लिए ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा, है ना, छात्रों की ज़रूरतों को देखा जाएगा। शिक्षण के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, धैर्य बनाए रखना, समझ को स्थापित करना, समर्थन शामिल करना, ये चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा। रचनात्मकता
और नई नई चीज़ों का यहाँ पर समावेशन किया जाएगा, यानी कि सीखने के जो नए अवसर हैं, नए अनुभव हैं, इनको बनाया जाएगा। और शिक्षण तकनीकियों और जो नई तकनीकियाँ हैं, इनके माध्यम से खोज करके हम बच्चे को रचनात्मकता का बढ़िया विकास कर सकते हैं। और प्रभावी संचार कौशल, जहाँ पर बच्चा मौखिक रूप से, लिखित रूप से अपने संचार को बढ़ावा दे सके और यहाँ पर शिक्षक, छात्र और अभिभावक इनके साथ में इन चीज़ों को कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यूनिट 2.5 भी दोस्तों समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। आपको भी पता है कि 50 के अब अपने आप को करने हैं और अच्छा अपना एग्जाम की परिवार बनाना है। धन्यवाद दोस्तों।